हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी डिले हो गई, क्योंकि थोड़ी क्या बोलूँ कि मैं थोड़ी चली गई थी घूमने और यूएई गई थी, दुबई। इसके कारण थोड़ा गैपिंग हो गया और मैं बना नहीं पाई वहाँ से आने के बाद। तो आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ और ये एनसीईआरटी क्लास 12 की सीरीज है जो मैंने चलाया था एनसीईआरटी क्लास 12। तो ये पार्ट 1 मैंने बता चुका है, ये पार्ट 2 है। और घूमना, और जहाँ तक मैं कहूँ कि कहीं आप लोग अगर इस पार्ट में आप पढ़ोगे कि इब्न बतूता किस तरह जो हम लोगों को किताबी ज्ञान से अच्छी उसे मतलब जो सामने ऑब्ज़र्व किया हुआ, सामने देखा हुआ चीज़ जिसे उससे जो ज्ञान प्राप्त होती है वो इब्न बतूता को अच्छी लगती है। तो आप जो ज्ञान प्राप्त करते हो ये आपकी एक सैद्धांतिक ज्ञान है ना। जो व्यवहारिक ज्ञान तब आएगी जब आप किसी भी चीज़ को उस जगह पे जाके उसकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करोगे, उसकी कला, संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रहन सहन, है ना, हवा, है ना, मतलब वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, किस तरह वो डेवलप है। तो उस तरह वहाँ पर जाके ऑब्ज़र्व करोगे तब लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ सीखा। और किताबी ज्ञान सिर्फ नॉलेज आपकी बढ़ा रही है, उस नॉलेज को आपको उतारने के लिए आपको घूमना भी ज़रूरी है। तो आप लोग भी इधर अपने ज़िले, अपने जो नेबर कंट्री हैं वहाँ, या जहाँ भी आपको लगे कि नहीं वहाँ कुछ सीखने योग्य चीज़ें हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग भी घूमें। देखना आप हम लोग इस चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे कि किस तरह इब्न बतूता एक साहित्यिक और शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की थी, लेकिन उसे क्या था कि उसे घूम कर, है ना, जगह जगह पर घूम कर वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देख कर, है ना, देख कर उसे ज्ञान प्राप्त करना सबसे अच्छा लगता था। किताबी ज्ञान से अच्छा लगता था घूम के या एक जगह से दूसरे जगह जाके जो ज्ञान मिलती थी वो ज्ञान उससे अच्छी लगती थी। तो आप लोग भी घूमिए और मुझे अपनी जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, क्योंकि मैं तो आपके सामने जा नहीं सकती। तो आप कमेंट में लिख देना कि आप लोगों ने कहाँ घूमा। तो मैं बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, वो क्या है कि दुबई एक शहर है। और एक समय ऐसा था कि जब वहाँ पर अरब देशों का जब हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमले होते थे, तो क्यों होते थे? क्योंकि ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप पहले से हरा भरा और बहुत ही हरा भरा, सभ्यता संस्कृति, सभी सरल लोग रहते थे, है ना, सीधे सरल लोग रहते थे। यहाँ की उपज अधिक थी, उपजाऊ भूमि थी। तो क्या, और अरब कंट्री जो थे, है ना, वो सब क्या थे, वो ये मरुस्थल थे, समुद्र था वहाँ पर। तो वहाँ पर की उपजाऊ भूमि नहीं थी। तो सब जब वहाँ से यात्री आए और यहाँ देखे जो भारतीय उपमहाद्वीप में इब्न बतूता जैसे यात्री आए और वो यहाँ पर यात्रा करके, और जो उसकी जो यात्रा वृतांत है वो दूसरे जगह पे यानी कि अपने देश जब गए वापस, तो उन यात्रा जो वृतांत थे उन्हें लिपिबद्ध करने को कहा गया वहाँ के शासक के द्वारा। उसके बाद ये जो लिपिबद्ध हुई, उसके बाद सभी भाषाओं में, चाहे वो लैटिन हो, अरबी हो, फारसी हो, है ना, यानी कि विभिन्न भाषाओं में उसे लिपिबद्ध किया गया और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जाना गया। तो आप इस चैप्टर में, यानी कि ये क्लास 12 की एनसीईआरटी पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम लोग ये सभी पढ़ेंगे कि किस तरह इब्न बतूता, है ना, और अलबरूनी ने किस तरह यात्राएं की। क्योंकि उस समय, आज जो आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन उस समय कैसे यात्राएं करना कठिन थी और किन किन मुसीबतों का सामना किया इन विदेशी यात्रियों ने। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। तो ये हम लोग इस जो पार्ट 1 था उसमें इब्न बतूता तक हम लोगों ने समाप्त किया था। तो अब हम लोग इब्न बतूता की रहला से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो, ये है इब्न बतूता, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता कौन था? एक आरंभिक विश्व यात्री।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक है, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाह व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। यानी कि कहा गया है कि ये जो क्या था उस समय जो यहाँ पर बताई गई है, देखो इराक है ना, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका इधर, ठीक है, ये ठीक है। तो क्या था पूर्वी अफ्रीका इस तरह होगा। तो पूर्वी अफ्रीका ये क्या थे, ये चारों तरफ से जो ये खाड़ी देश थे, ठीक है, और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे, इधर से भी है ना, ये समुद्र से घिरे हुए थे ये, और ये समुद्र से घिरे और ये किनारे इसके व्यापारिक बंदरगाह होते थे, है ना। तो उस समय इतनी यात्राओं की सुविधा नहीं थी, तो ये क्या करते थे, कोई भी जो यात्री थे वो इन्हीं बंदरगाहों से, पानी के जहाज़ों से इन्हीं बंदरगाहों पर रुकते थे, है ना, खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर रुकते थे। उसके बाद वो आगे की यात्रा करते थे। तो वही कहा गया है कि तटीय बंदरगाह, ये तट पर जो बंदरगाह थे, है ना, तो उन्हीं बंदरगाहों पर ये रुकते थे और अपनी यात्राएं फिर आगे बढ़ाते थे। तो वही कहा गया है कि 1332 में वो निकला, ठीक है, और 1332 में कहाँ से निकला, वो अपने जो जन्म स्थल था तंजीर अफ्रीका से वो निकला, इब्न बतूता। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। वो क्या हुआ, स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ था कि इब्न बतूता कब आया और किस मार्ग से। तो 1333 में आया था और स्थल मार्ग से, ये क्वेश्चन आया है कहाँ पर, KVS में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला साहित्य के एक दयाशील जो संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ, ये उच्च लिखा हुआ है उस समय का उच्च, बट अब इसका नाम क्या हो गया है, कच्छ का रण, ठीक है। तो ये कच्छ कहाँ पर है, ये जो गुजरात है, तो यहाँ पर है कच्छ, ठीक है, के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी और काजी या न्यायाधीश, है ना, काजी को ही न्यायाधीश कहा जाता था। काजी जो था, काजी वो न्याय से संबंधित कार्य करता था। अब नेक्स्ट चलते हैं। पर इस पद पर कई वर्षों तक रहा, है ना, इस पद पर वो जो इब्न बतूता था कई वर्षों तक रहा, लेकिन विश्वास खो दिया और उसे क्या MBT ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे कैद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, सुल्तान और उसके बीच गलत फहमी, है ना, गलत फहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है, गलत फहमी दूर हो गई। उसके बाद पुनः उसे राज्य की सेवा में
रख लिया गया। फिर 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया, है ना। फिर उसे क्या, जो चीन में इस समय किसका जो शासन था, चीन में मंगोल शासन था, ठीक है। तो 1342 ईस्वी में इसे चीन का दूत के रूप में भेजा गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार तट पर वह मालदीप गया, यानी मालदीप, जहां वह 18 महीने, कितने महीने रहा, 18 महीने, यानी कि 1 वर्ष 6, ठीक है, 1 वर्ष हो गया 12 महीने और इधर 6 महीने, ठीक है, 12 महीने हो गए, इधर 12 महीने 1 वर्ष यानी 12 महीने और ये 6, तो 12 6 18, ठीक है। तो 1 वर्ष 6 महीने भी ऑप्शन में आ सकते हैं या 18 महीने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसे काउंट कर लेना कि 1 वर्ष 6 महीने, तो 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। कहाँ गया? बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा तथा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून गया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि चीनी बंदरगाह नगर, कौन सा चीनी बंदरगाह नगर इब्न बतूता गया था? तो कौन सा गया था? जैतून, जिसे अभी क्या कहा जाता है? क्वांझू। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बिंजिंग तक गया, ठीक है। उसके बाद कहा था जो राजधानी है चीन की बिंजिंग, तो वहाँ तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक वहाँ नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। यानी कि ये कहा गया है कि जिस तरह जो वेनिस का मार्को पोलो था, देखो यहाँ पर जो देखो मार्को पोलो कहाँ का था? वेनिस से आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है मिलाने के लिए मार्को पोलो, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप कोई ऑप्शन नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो ये वेनिस का था मार्को पोलो। और इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता ये था कहाँ का? मोरक्को का। और मोरक्को के साथ साथ ये पश्चिम अफ्रीका भी आ सकता है, क्योंकि एक बार केबीएस में ये प्रश्न आया था, ठीक है। ऑप्शन में आया था पूर्व अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, दक्षिण। तो ये पश्चिम अफ्रीका से आया था और इसका जन्म जो था इब्न बतूता का, अभी आपने पढ़ा था तंजीर में, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को याद करनी है और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को केबीएस में जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे थोड़ी रट लेना। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना वह यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था, है ना। जो क्या था कि आज की यात्रा पहले की तुलना में, मैंने पहले ही बताया था कि पहले की तुलना में आज काफ़ी आसानी से हम लोग यात्रा कर लेते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से
दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ी मैप से समझाऊं तो देखो यहाँ दूरी बताया गया है। मान लो थोड़ी बहुत मेरे मैप में मिस्टेक, मतलब मैप अच्छी से नहीं बन पाई तो आप लोग माइंड मत करना। बट मैं जो वहाँ के जो एरिया है, सॉरी, तो एरिया को मैं अच्छी तरह बता दूँगी कि जो दिया हुआ क्षेत्र है तो उसे मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ऐसे दिमाग में अगर मैप अगर दिमाग में रहेगा ना तो उन जगहों को आप आसानी से मतलब याद करने में काफ़ी सुविधा होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब वो इब्न बतूता यात्रा कर रहा था उस समय उसे कठिनाई हुई तो उस दूरी के बारे में बताया कि मुझे कितनी, उस समय वो नापने की नहीं थी कि किलोमीटर दिया हुआ है, जगह जगह पर किलोमीटर लिखा हुआ है, वो नहीं थी। तो वो दिन के हिसाब से उसकी दूरी का अनुमान लगाता है। तो देखो कि जो मुल्तान से दिल्ली की जो यात्रा थी कितने दिनों की थी? 40। जो मुल्तान है वहाँ से दिल्ली की यात्रा थी 40, ठीक है। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40 दिनों की। उसके बाद क्या कहा? जो सिंध से दिल्ली की यात्रा थी 50। जो सिंध थी वहाँ से दूरी थी दिल्ली की यात्रा 50। और जो दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 दिन की थी। तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इसकी दूरी थी कितनी थी? इसकी दूरी भी थी 40 से। हो सकता है कि इसे घूमते घूमते यहाँ तो दूरी दौलताबाद और जो दिल्ली की दूरी इससे तो सिंध से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हो सकता है ये भटक गया होगा और भटकते 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 पहुँचा होगा तो उसे दूरी ज़्यादा लगी होगी। इसीलिए ये कंपेयर कर रहा है मुल्तान से दिल्ली और दौलताबाद से दिल्ली की दूरी को सेम मान रहा है। हो सकता है उसे भटकने में इस दौरान उसकी यात्रा काफ़ी कठिन हो गई होगी, क्योंकि ये क्या है, ये जो दौलताबाद महाराष्ट्र है, बहुत ही नदी वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, तो हो सकता है उसे पार करने में देरी लग गई होगी, ठीक है। इसीलिए इसकी दूरी 40 दिन का बता रहा होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। जबकि ग्वालियर से दूरी जो दिल्ली की दूरी है 10 दिन की। जो ग्वालियर है वो क्या है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो उसकी दूरी मात्र कितने दिन का बोला? 10 दिन का। तो इन दूरियों को वो लगा रहा है, ठीक है। और ये मैप से आप लोग को थोड़ी सी दिमाग में एक पिक्चर बैठ गई होगी कि नहीं इस जगह से वो गया था। तो दौलताबाद कहाँ है? कभी प्रश्न आ जाएगा तो वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ग्वालियर कहाँ है? वो है एमपी में, ठीक है। देखो यहाँ पिक्चर दिया गया है कि ये कांधार है, यहाँ पर काबुल है, फिर परवान है, गजना, ठीक है, और कुंदुज है, ठीक है। अब बाक, त्रिमिड और अंधखोय ये सब। और यहाँ पर देखो ये सिंधु नदी बह रही है और ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं रावी, सतलज, ब्यास, है ना। सतलज को ही सतलुज बोला जाता है। और देखो सरस्वती नदी अभी क्या है, वो सरस्वती नदी हिडन हो गई है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों तथा जो लुटेरों होते थे और लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग, जो क्या होता है कि इब्न बतूता बहुत ही हठीली टाइप का, मतलब होता है कि नहीं मैं ये काम
करके, जैसे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, एक इस काम को करना है तो करना है, बाकी जो काम को ठान लिए उसके सिवाय उसे कुछ नहीं नज़र आता था, है ना। यानी कि उसे यात्रा करना पसंद था, तो वो थोड़ा हठीली टाइप का था, सारी बाधाओं को तोड़कर वो यात्राएं करता था। तो वो तो और देखो कारवां का क्या अर्थ होता है। कारवां कारवां मीन्स होती है कि पहले आप लोग पिक्चरों में देखते होंगे कि बैलगाड़ी चलती थी, है ना, और उसे बैल जो था वो खींचता था, ठीक है। ऐसे मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, और बैल इसे खींचता था, है ना। और सभी पिक्चरों में देखते होंगे कि जो ये बंजारे जो अपने गाना गाते गाते जा रहे हैं, साथ ही साथ इनके जो व्यापारी भी बंजारे व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो ये अपने साथ साथ अपने खाने पीने के सामान और व्यापार करने के सामान सभी और इनके परिवारजन होते थे, और साथ साथ ये कारवां में जाते थे, ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है कारवां। तो यही बोला गया है, कारवां पर आक्रमण भी होता था, यानी कि यहाँ से अगर जो यहाँ के अस्थाई लोग हैं, स्थानीय लोग होते थे, तो स्थानीय लोग लूटपाट, इन्हें भी खाना पीना चाहिए, तो स्थानीय लोग इन पर भी हमला कर देते थे और इन पर लूटपाट करते थे। साथ ही साथ जो जन धन की भी हानि होती थी इन कारवां लोगों को, तो वही कहा गया है कारवां पर आक्रमण भी हुआ और कई साथी इसके जो अपने जान भी गंवा दिए। तो काफ़ी ये मतलब कठिन यात्रा थी, ठीक है। और इसी कारण जब वो इन यात्राओं के बाद जब वो ये अपने राजा के पास जाते थे, तो राजा इन्हें उपहार भी देते थे। साथ ही साथ इनके जो यात्रा वृतांत थे, यात्राओं के दौरान जो कठिनाइयाँ और जो इन लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया, उसे ये अपने इनके राजाओं के द्वारा लिपिबद्ध करवाया जाता था। और विभिन्न लिपियों में, जैसे हिंदी नहीं, जो अरबी, फारसी, जो लैटिन, यानी विभिन्न भाषाओं में इसे लिपिबद्ध करके इसे पढ़ा जाता था। और अन्य महाद्वीपों के बारे में, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानते थे लोग, ठीक है। जिज्ञासाओं का उपभोग, जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने, एक मिनट रुकना, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है कि वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियां भी दर्ज किया जाए। शिक्षा और मनोरंजन, इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, है ना, जो सुनी हुई श्रुति लेखों को, सुनी हुई श्रुति मतलब सुनी हुई लेखों को लिखने के लिए बोला गया था। कौन था? इब्न जुजाई, ठीक है। तो समझो कि इब्न बतूता का भाई था इब्न जुजाई, ठीक है। उसे क्या कहा गया था कि श्रुति लेखों, जो इब्न बतूता के जो सुने हुए लेखों को लिखने के लिए कहा गया था। क्या लिखने कहा गया था, थोड़ी पढ़ लेते हैं फटाफट से। राजा के द्वारा एक सालीन निर्देश दिया गया कि इब्न बतूता की वे अपनी यात्रा को देखे गए शहरों, अपनी यात्रा के दौरान देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उसके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों को एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन और कान और आँख को प्रशंसा दी। यानी इतने रोमांचक तरीके से वो बताया इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, है ना, कि यानी कि पद चिन्हों पर, यानी कि क्या होता है कि किसी चीज़ को, एक रूल को अपनाया, कि एक रूल को, किसी रूल को अपनाया, उसी रूल को फिर नेक्स्ट जनरेशन अपनाती है, तो उसी बोला गया कि उसके पद चिन्हों पर चलना, यानी कि उसी के रूल नियम पर चलना। तो वही बोला गया है कि इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। अब 1400 से 1800 के बीच भारतीय आए
1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। ठीक है, उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान, ओटोमन, ठीक है, साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बरूनी और इब्न बतूता। तो अब बताओ कि अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? अल बिरूनी या अल बरूनी दोनों का सकता है। ठीक है, अल बरूनी और इब्न बतूता। अब मैं नहीं बताऊंगी, अब मैंने पढ़ाया है तो आप लोग इसे बताना। ठीक है, इब्न बतूता। अब चले, अब कमेंट में मैं देखूंगी कि आप लोगों को कितनी याद है। ठीक है, अब देखो, इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी, और इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रजाक समरकंदी, जिसने 1440 ईस्वी के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसने क्या की थी कि अब्दुल रजाक समरकंदी ने 1440 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो दक्षिण भारत देखो, अभी मैप में बना देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये दक्षिण भारत। ठीक है, ये दक्षिण भारत की यात्रा किसने की थी? 1440 में अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी। ये क्या किया था? अब्दुल रजाक समरकंदी 1440 ईस्वी में जो दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उसके बाद महमूद बली बख्शी, जिसने 1620 ईस्वी के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की। और एक बात बता दूं कि जो ये महमूद बली बख्शी था, महमूद वली है, ये है ना, वली बख्शी, बल्खी है। ठीक है, मोहम्मद वली बल्खी। तो वली से याद रखना, एक मैं बताऊंगी ट्रिक बाद में। इसने क्या किया था कि ये सन्यासी बन गया था। जब भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो संपर्क में ब्राह्मणों के, सन्यासियों के संपर्क में आकर यह भारतीय उपमहाद्वीप में ये सन्यासी बन गया था। कौन? अब जो था जो था कि महमूद बल्खी, वो क्या हो गया था? सन्यासी बन गया था। तो देखना, अभी देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मिलेगा। और ट्रिक मैं अभी बता देती हूँ कि देखो, बलि से याद रखना कि बलि कौन लोग देते हैं। बलि से याद रखना कि बलि का भी जो बलि देने का विरोधी कौन होता है? सन्यासी। तो याद रखना कि मोहम्मद बली बल्खी। अगर मान लो अगर आप लोग KVS, एनवीएस है ना, DSSB का एग्ज़ाम देते हो तो आप लोग याद रखना कि ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा यात्री था, है ना, विदेशी यात्री था जो भारतीय उपमहाद्वीप में आकर सन्यासी बन गया। तो कौन होगा? महमूद बली बल्खी। अगर याद नहीं रहा, ट्रिक से याद करना कि वली का विरोधी कौन होता है? सन्यासी होता है। तो आप लोग सन्यासी को याद रखना। अब आगे पढ़ते हैं कि अब नेक्स्ट था कि महमूद, हाँ, जो यहाँ से पढ़ते हैं, एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया था। कुछ अन्य जैसे हाजिन भारत से निराश हुए थे और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे थे। वे भारत को अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं फास्फा बर्नियर। ये प्रश्न आएगा कि फास्फा बर्नियर वो कौन थे? तो ऑप्शन दिया रहेगा कि चिकित्सक थे, भूगोल शास्त्री थे, फिर इंजीनियर थे, तो ये या भूगर्भवेत्ता थे। तो ये सब क्या, ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें क्या आप लोग लिखना है कि वे चिकित्सक थे। ठीक है, कौन थे? बर्नियर। तो अगर मैं ट्रिक बता दूं एक बर्नियर से, तो देखो बर्नियर से एक ट्रिक बता दूं तो ये क्या हो जाएगा कि बर्नियर जैसे बर्न हो गया, बर्नियर से बर्न,
बर्न होने के बाद आप कहाँ जाते हो? चिकित्सा के लिए, चिकित्सा के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या बताओगे कि बर्न से, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, तो कहाँ जाते हो? चिकित्सा के लिए। तो बर्नियर क्या कर रहा था? चिकित्सा, ठीक है। तो बर्नियर चिकित्सक था। और देखो, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुएट रोबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का था, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा, है ना। दुआर्ते बारबोसा क्या किया था कि दक्षिण भारत में जो व्यापार और समाज था उसकी एक विस्तृत वर्णन किया था, ठीक है। और कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में अपने आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो था, जो जैओ बैप्टिस्ट तेवनियर, ठीक है, तेवनियर का था, ठीक है। और जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो कौन था ये? जियो बैप्टिस्ट तेवनियर, है ना। ये क्या था? एक जौहरी था। तो ये भी व्यापारी था समझो, ठीक है। ये जौहरी यानी कि सोनार, ठीक है, वो जो सोने का चांदी बेचने का काम करता है, वही कौन था? तेवनियर। और वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों में बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए, ठीक है, और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला वास्पा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। देखो, जैसे वह 1656 ईस्वी से 1668, तो इस समय क्या था? मुगल शासन चल रहा था। और किसका था? भारत में 12 वर्ष तक रहा, है ना। जो ये बर्नियर था, वो क्या था? बर्नियर तो एक चिकित्सक था, वह 12 वर्ष तक रहा था, है ना। यहाँ पर यानी कि 1 साल नहीं, 12 वर्ष, ठीक है। महीना नहीं बोला जा रहा है यहाँ, महीना मतलब महीना नहीं, मंथ नहीं, वर्ष, ठीक है, ईयर। 12 ईयर रहा था ये, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि कितने साल तक रहा था। ये 12 वर्ष रहा था, 12 महीने नहीं, ठीक है। मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां का, यानी कि समझो कि जब अंग्रेज आए तभी ही नहीं आए अंग्रेज, लेकिन इससे पहले भी मुगल वंश जब अकबर का था, बाबर का था, ठीक है। बाबर का के समय नहीं, अकबर, फिर जो अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो इन सभी इस समय तक धीरे धीरे ब्रिटिश जो थे विदेशी आना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। और इनके जो कहा जाए ना कि जो इनके दरबार में अवसर की तलाश में आ रहे थे कि इन्हें काम मिल जाए, इन्हें अपने जो प्रशासन में इन्हें रखा जाए। तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में रहा। तो किसके साथ रहा? दानिशमंद के साथ। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने किन किन लोगों के बारे में पढ़ा। तो पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला था कौन था? जेसुएट, जेसुएट। नहीं तो क्या होगा कि पढ़ के चले जाओगे और कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं। थोड़ी मैं पेन को पतली कर लेती हूँ क्योंकि जगह बनेगी नहीं, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो मैं इसे थोड़ी मिटा देती हूँ।
अब पूरी लिख जाएगी, ठीक है। तो अब मैं लिखती हूँ। पहला कौन था, किसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, पुर्तगाली कौन था, जेसुइट कौन था, रोबर्टो नो से याद करना, ठीक है, नो बिली, ठीक है। कौन था, जेसुइट रोबर्टो नो बिली, ठीक है। ये क्या था, देखो उसने क्या किया था, ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में, इसने क्या किया था, जो भारतीय ग्रंथ हैं, अगर नोट करना चाहो कॉपी में तो कर लेना, भारतीय, वैसे अगर व्हाट्सएप में जो आप लोग वो कमेंट में लिखोगे कि मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। भारतीय ग्रंथों को इसने क्या किया था, ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था, यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया था, अनुवादित किया था, क्या क्या था, भारतीय भाषा में अनुवादित किया था। ये हो गया कि जेसुइट रोबर्टो नोबिली ने क्या किया था कि भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया था, ठीक है, एक हो गया। अब सेकंड के बारे में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जो सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में कौन था, दुआर्ते बारबोसा, दुआर में आए बारबोसा, ऐसे ट्रिक लगा के याद करना, दुआर में आए बार बोस, ये भी याद कर सकते हो, दुआर्ते बारबोसा। ये क्या किया था कि इसने जो दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का, ये दक्षिण भारत आए थे और यहाँ के व्यापार और समाज का एक विस्तृत वर्णन किए हैं, समाज का। अब नेक्स्ट है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा, तीसरा था, एक जौहरी था, कौन था, जौहरी था जो बैप्टिस्ट तेवनियर, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ तेवनियर, ठीक है, तेवनियर। ये कौन था, एक अब मैं इसे नीचे करती हूँ, तेवनियर कौन था, एक जौहरी था, ठीक है। देखो यहाँ पर एक कौन था, तेवनियर, एक जौहरी था, जो जौहरी यानी कि जो सोने चांदी बेचने का काम करता है वो जौहरी था, ठीक है, या हीरे का भी जौहरी हो सकता है, परख रखने वाला जौहरी था, है ना, जो कम से कम कितने 6 बार आया था, 6 बार भारत की यात्रा की थी, मतलब यात्रा की थी, वो व्यापार के लिए आया होगा, है ना। और वो यहाँ के जो भारत की व्यापारिक स्थितियों को से वो बहुत प्रभावित हुआ था ये, और उसने ईरान और ओटोमन साम्राज्य से भारत की तुलना की थी। ये कौन था, ये तेवनियर था, यानी कि जो बैप्टिस्ट तेवनियर। और कौन था, ये जौहरी था, वो 6 बार भारत की यात्रा की थी। अब एक इटली का था, कौन था, इतालवी यानी कि इटली का कौन था, ये चिकित्सक था। आप लोगों ने 2 चिकित्सक के बारे में पढ़ा, कौन, एक पहले पढ़ा वास्पा बर्नियर, यानी कि बर्न होने पर आप चिकित्सा के लिए जाते हो, ट्रिक था ना, तो वास्पा बर्नियर चिकित्सक। और एक पढ़ा आपने इटली का चिकित्सक कौन था, मनुकी, ठीक है। तो आप लोग इसका ट्रिक बना लेना, जब मन खराब रहती है तो आप कहाँ जाते हो, चिकित्सा के बाद, तो है ना। तो ऐसे बना सकते हो कि अगर आपकी, और ये मत समझना कि ये ट्रिक मैं फालतू बना रही हूँ, जब एग्जाम में जाओगे ना तो सब भूल जाओगे, और जो मैं बता रही हूँ ना बस वही याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसे हल्के में मत लेना, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अगर बर्न होगे जलोगे या बर्न होगे तो मन खराब होगी तो कहाँ जाओगे, चिकित्सा के लिए,
चिकित्सा के पास या चिकित्सक के पास चिकित्सा के लिए। तो क्या हो जाएगा, बर्न से बर्नियर, ठीक है, बर्नियर, और मन से हो जाएगा मनुकी, ठीक है। तो याद रखना, और क्या हो, चिकित्सा, ठीक है। और मनुकी कौन था, एक इटली का यात्री था। तो हम लोगों ने कितने पढ़ा, यानी कि 4 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आप कमेंट में ये लिखो कि 6 बार कौन आया था, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, पूर्व और पश्चिम की तुलना। अब हम लोग पूर्व और पश्चिम की तुलना करते हैं, हम नहीं करते हैं, ये विदेशी यात्री करते हैं, ठीक है। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थितियों से करता था। उसने अपने जो प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया था। जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां, तो ये क्या हुआ कि ये बर्नियर भी समझो कहाँ का था, फ्रांस का ही था, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने राजा को, वो ये अपनी कृतियों को लुई 14वां को समर्पित किया। तो बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का, ठीक है, ये याद रखना। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है। जैसा कि हम देखेंगे कि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार, ठीक है। तो अब ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट मुझे लगी एक। तो भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उसकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की छवि के सृजन में सहायता की, ठीक है। और देखो क्या हुआ, भारत में 1750 के बाद जब शेख इतिशमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पर सौंफ के बारे में भी चर्चा की गई है कि वो क्या किया था कि सौंफ एक प्रकार का शाक या पौधा था जो सुगंध वाली मीठी रोटी और नींबू चीनी का भंडार लेके वो निकला था। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया है कि बर्नियर के कार्य जो फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए। तो इस समय आप याद रखना कि 1600 में ईस्वी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। इस समय क्या हुआ था कि इस समय से पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप लोगों ने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। तो हो चुकी है तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यही 70 साल के बाद की बात कर रही है कि जो बर्नियर आया था वो उसके जो यात्रा वृत्तांत थे वो प्रकाशित हुए थे, है ना। वो 1670-71 में 5 वर्षों के भीतर ही कितने में कौन कौन भाषा में, अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी, तो ये क्या है, ये सभी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे, है ना, व्यापार करने के लिए, ठीक है। और अंग्रेज तो पूरी तरह से यहीं बैठ गए थे, इनका शासन ये पूरी तरफ से एक उपनिवेशिक देश बना लिया था, ठीक है, भारत को। और कितने वर्षों तक शासन किया था आप कमेंट में ज़रूर लिखना। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित हुआ। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था।
अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक अपरिचित संसार की समझ, अल बरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी फारसी से इतनी भिन्न थी। ये संस्कृत के बारे में बताया है अल बरूनी कि जो बाधा हमें जब यात्रा भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा जब हम कर रहे थे, तो उस समय जो अल बरूनी की पुस्तक क्या थी, किताब उल हिंद। ठीक है, अभी मैंने तो आप लोगों को पूछा था, बट देखो क्या थी, किताब उल हिंद। ठीक है, इसमें इसने क्या वर्णन किया है कि हमें किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहला अवरोध क्या था, भाषा का। क्या थी, भाषा की अवरोध थी। तो इन अवरोधों में क्या हुआ था कि समझने में काफ़ी परेशानी होती थी। उनके अनुसार जो संस्कृत थी वो अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना काफ़ी कठिन था। ठीक है, उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति आदि के अंश उद्धरण किए। तो ये बताओ कि जो भगवद गीता, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। अल बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार अल बरूनी जो था वो बता रहा है कि फारस में, जहाँ इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि फारस में 4 सामाजिक वर्गों में मान्यता थी या बटा हुआ था, जिसमें कौन था, घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में यानी कि ये फर्स्ट में आते थे, ये सेकंड में आते थे, और ये थर्ड में कृषक और शिल्पकार थर्ड में आते थे। किसके अनुसार, अल बरूनी के अनुसार। वो भी कहाँ पर, फारस की बात कर रहा है। और यहाँ पर देखो, दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था। वो अपनी पढ़ाई में, जो भारत से आया था, तो वो अपनी पढ़ाई में क्या कर रहा था कि इस्लाम में सभी को समान माना जाता था। उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी, और जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। देखो, ये कुछ नहीं दिया गया, इसी तरह कोटेशन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं थी। अब देखो, इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ये चाहे आप नेट का भी एग्ज़ाम लिखोगे तो ये मिलाने के लिए पूछा जाता है। यूजीसी, अगर जीसी नेट की भी तैयारी करोगे या केवीएस एनबीएस, तो मिलाने के लिए दिया जा सकता है। जैसे देखो, ये बोला है कि ये मान लो,
ये ब्रह्मा है, ठीक है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ब्रह्मा जी हैं और बैठे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है, और ये इनकी बाँह है, ठीक है, और ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इनके जो सिर से, ये सिर है, वहाँ से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इन्हें ब्राह्मणों की उत्पत्ति, इसीलिए इन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। और बाँह से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय की है। इसलिए ये क्या हुआ था, जो बाँह या कंधा बोला जाए, कंधों से क्षत्रिय, इसलिए क्या ये क्षत्रिय लोग युद्ध वगैरह करते थे क्षत्रिय। और जो वैश्य की हुई वो हुई है जो जंघा है, जंघाओं से, जंघाओं से वैश्य, ठीक है, वैश्यों की जंघाओं से, जंघाओं से। और ये जो क्षुद्र हैं उनके ये चरणों से हुई हैं, ठीक है, चरणों से किनकी हुई है? क्षुद्र से। इसीलिए क्या, क्षुद्र को चरणों से क्षुद्र की, इसीलिए क्षुद्र को एक सबसे नीची जाति का व्यक्ति माना जाता है। तो इसी को ये बांटा गया है, ठीक है। जो भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो जाति, जो वर्ण व्यवस्था है, इसी की उदंती के कारण ये माना गया है। और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि जो ब्रह्मा के सिर से जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उसे श्रेष्ठ माना गया। और जो कंधों से है ना, यानी कंधों और हाथों से किसकी हुई? क्षत्रिय की। और वैश्य की हुई है जंघाओं से, और जो क्षुद्र है उसकी हुई है चरणों से, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये चरणों से, ठीक है, चरणों से हुई है। अब समझ में आ गई? बस इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण उसके नियमांक संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित थे। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। और उदाहरण के लिए अंतज्य, अंतज्य कौन है? जो शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे, ठीक है, यानी कि जो उसे अंतज्य को एक, ये भी आ सकता है प्रश्न, यहाँ लिख देती हूँ, अंतज्य, ठीक है। अंतज्य कौन होता है? ये होता है जैसे ये जो किसानों और जमींदारों के लिए जो सस्ता श्रम करते हैं, यानी कि नामक श्रेणियों से, जो अंतज्य नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराएं। किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं ये, ठीक है। तो उसे क्या नाम दिया गया? अंतज्य। ये भी याद रखना, ये शब्द के अर्थ को टिक करने के लिए आ सकता है कि अंतज्य का अर्थ क्या है। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि किसानों और जमींदारों को सस्ता श्रम उपलब्ध, या तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है कि सस्ता श्रम उपलब्ध कराना, ठीक है। हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, है ना, प्रताड़ना का शिकार होते हैं, और फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, ठीक है। इब्न बतूता को तथा अनजाने को जानने की उसकी जो उत्कंठा है वो काफ़ी तीव्र थी, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो या मानव से संबंधित हो या पशु पक्षी से संबंधित हो, तो इसे जो जानने की उत्कंठा काफ़ी तीव्र थी। इसीलिए वो इतनी बाधाओं के बावजूद वो अपनी यात्रा को जारी रखा, ठीक है। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरी उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों और शासकों के साथ समय बिताया,
कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोग, ये इसमें कुछ मुझे लग नहीं रही है तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। और ये देखो, ये फल के बारे में बताया गया है, कह रहा है कि जिस तरह ये नारियल की और पान की प्रशंसा कर रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नारियल के पेड़ और पान के पेड़ कैसे हैं। तो जब ये नारियल का पेड़, इब्न बतूता जब साउथ में जाता है, जो दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर देखता है नारियल का पेड़, तो नारियल का पेड़ उसे कैसा प्रतीत होता है, जैसे उसके जो उसने अपने देश में खजूर के पेड़ देखे थे, उसी तरह इसे नारियल के पेड़ देखे। तो नारियल के पेड़ देखे, बट दोनों में अंतर क्या है कि जहाँ खजूर के पेड़ में छोटे फल आते हैं और इस नारियल के पेड़ में बड़े बड़े नारियल आते हैं, फल आते हैं, है ना, लेकिन उसके दो आँख भी होते हैं। ठीक है, उसके आँख भी होते हैं उस फल के। नारियल में होती है ना आँख जैसी, जब आप उसे छीलोगे तो उसमें आँख मतलब काले काले धब्बे दो नज़र आते हैं। तो आप लोग देखना, अगर नहीं देख रहे होगे तो अभी नारियल लाना और देख लेना, छिलके उसे जो उसके जो छिलके जिसके उतार सके वो, ऐसा नहीं कि जो नारियल पानी में देखना, वो जो नारियल जो सूखी हुई होती है उसमें देखना। तो उसी की ये वर्णन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बताते हैं इब्न बतूता और भारतीय शहर, मतलब किस तरह वो वर्णन कर रहे हैं भारतीय शहर की। तो बेसिकली वो कहाँ आए थे, दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली के शहरों की ये चर्चा करेंगे कि किस तरह दिल्ली शहर कहाँ तक फैला था, है ना, और ये किस किस शहरों नगरों से ये संबंधित था, वहाँ की जो समाज गतिविधि या व्यापारिक गतिविधि क्या थी, इन चीज़ों के बारे में वो वर्णन करते हैं। तो क्या कहता है कि इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा जो चमक दमक वाली और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था। जो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, मैंने पहले ही भी बताया कि दौलताबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र का ही एक जो प्रसिद्ध शहर है मुंबई, उसी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। जो दौलताबाद, एक बार की बात क्या हुई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी कि MBT के समय, एक बार दिल्ली में अकाल पड़ गई। दिल्ली में अकाल पड़ गई तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, सभी को दिल्ली से दौलताबाद ले आया था। दौलताबाद ले आया था। तो दौलताबाद ले आने के बाद क्या हुआ था कि सभी, और इसको दिल्ली के बाद इसे राजधानी बना लिया था। तो उसी के बारे में कहा गया था। तो जिस तरह दिल्ली एक डेवलप हो गया था उस समय, उसी तरह दौलताबाद भी उसके टक्कर में था, यानी चुनौती देता था। अब देखो दिल्ली के बारे में ये दिया गया है, तो इसे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके बाजार की चर्चा कर रही है। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय, मतलब आर्थिक विनिमय यूँ कहो तो बाजार सिर्फ खरीदने का, यानी कि आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। यानी कि समाज में क्या घट रही है, क्या कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई किसे धन अधिक प्राप्त हो रहा है, उन सारे गतिविधियों का एक ही केंद्र कौन था, बाजार। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। ठीक है, तो उस समय जो मुगल, जब ये आया तो उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था, है ना। तो मुगल वंश का तुगलक वंश का शासन चल रहा था।
मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, तो उस समय यहाँ पर जो भारतीय थे तो वो तो हिंदू होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के जो पहले से थे तो वो हिंदू धर्म को अपनाए हुए थे। और इन लोगों ने जब आक्रमण करके भारतीय उपमहाद्वीप को जीता और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम लोग आए। तो यहाँ पर दो धर्म को अपनाने वाले थे, मुस्लिम और जो मस्जिद में जाते थे और हिंदू जो मंदिर में जाते थे। तो इसी के बारे में ये कहा है। उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन भी के लिए भी स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने पर अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते हैं। यानी अधिशेष का अधिग्रहण मतलब ये हुआ कि गांव में जो अधिशेष हो जाता है अपनी उपज के बाद, उपज होने के बाद जो वो बाजार में लाके बेचते हैं, उन्हें पैसे चाहिए। जब गांव में कृषि होती है, ठीक है, कृषि होने के बाद जो पैदावार होती है, पैदावार होने के बाद कुछ इन्हें भी पैसे चाहिए। तो पैदावार होने के बाद ये कुछ अंश अधिशेष को, मतलब अपने अनाज के कुछ शेष भाग को अधिशेष इसे कहा जाता है, अधिशेष को वो बाजार में बेचते हैं। तो इसे ही कहा जाता है कि बाजार जो होता था वो भारतीय कृषि के जो एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से ही प्राप्त होता था, है ना। जो शहर में अपनी संपत्ति, शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता था। यानी उसी के जो बाजार में लाते थे, है ना, उसी से वो फिर व्यापारी उसको खरीदते थे। व्यापारी खरीद के उसे अन्य जगहों पर काफ़ी ऊंचे दामों में बेचते थे। तो वही बोला गया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करता था। बस इस लाइन की यही मतलब है। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। यानी कि वर्ष में कितनी फसलें, उस समय जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई भी नहीं थी, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में 2 फसलें लगती थी साल भर में, ठीक है। और उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया में, है ना, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया हो गया ये, देखो ये हो गया, ये इंडिया है, ठीक है। मैं इसी तरह बना दे रही हूँ, ठीक है, ये इंडिया है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, है ना। ऐसे करोगे यहाँ से तो ये दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये भाग जो हो गया ये मान लो कि इंडिया है ना। और यहाँ पर हो गया दक्षिण पूर्व, यानी बीच में थी थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, ये सब क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के ही देश हैं। और यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ये क्या हुआ, ये मध्य एशिया के क्षेत्र हैं। तो इसी को बोला गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया तक यह फैला हुआ था। इसी के बारे में इसमें कहा गया है। दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जड़ी, शाटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहनते थे, ये बताया गया है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे कि वन लाइनर। अब देखो इसमें ये गाना ताराबाद कहते थे। देखो दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबाद, ठीक है। तो इसे लिख देती हूँ, ये आ सकती है, इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। ताराबाद जो अभी मुंबई का काम कर रहा है ना, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो ताराबाद, अगर ट्रिक याद करो, देखो ट्रिक से याद करो जो दिमाग में बैठ जाए। ताराबाद
बबाद, यानी कि जो मुंबई में इतने पिक्चर आते हैं, मुंबई ब से याद रखो मुंबई, ठीक है। तो ये मुंबई क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो बस याद रखो मुंबई। तो तारा मुंबई में हीरो हीरोइन को काम करने के बाद दिन में तारा नजर आने लगता है, ठीक है। तो तारा बबाद, मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो ठीक है, नहीं तो अपने से याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए सिर्फ कर रही हूँ। ताराबाद, बाद से मुंबई याद रखना। और क्या था इसमें कि जो पुरुष और महिला जो गायक थे, महिला गायक थे, उनके लिए एक बाजार थी जिसका नाम क्या दिया गया था, ताराबाद, ठीक है। और ये कहाँ पर था, दौलताबाद में। ये भी पूछा जा सकता है कि ताराबाद कहाँ पर थी, तो ये कहाँ थी, दौलताबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और मुंबई भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही। तो ये ट्रिक याद रखना, याद हो जाएगी। क्या था, ताराबाद। ये क्या थी, पुरुष और महिला गायक थे, गायकों के लिए एक बाजार थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बुनाई के बारे में दिया है, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है। और देखो ये, और मैं साथ ही साथ आप लोग को हर वन लाइनर को बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद भी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग को एक ही बार में याद हो। और एक बार ना याद हो तो आप वीडियो को पुनः देखें, पुनः रिपीट करें और याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़े जो फारसी और यात्री हैं, ये उनके नाम थोड़े टिपिकल हैं, तो आपको थोड़ी याद करने में दिक्कत होगी। तो 1 से 2 बार वीडियो को देखना, एकदम दिमाग में छप जाएगी, क्योंकि मैंने ट्रिक भी बताया है। तो अगर ये पार्ट 3 भी आएगी, देखते हूँ, मैं थोड़ी और इसे बताती हूँ। उसके बाद ये पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 लाऊंगी, तब ये चैप्टर 1 क्लास 12 चैप्टर 1 समाप्त होगी, ठीक है। तो मैंने पूरे अच्छे से समझाया, मैप के द्वारा भी समझा रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए, ठीक है। और आप लोगों को कैसी लग रही है इसे भी कमेंट में ज़रूर लिखना, एक थम्स अप देना, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और KBS NBS कोई भी टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। संचार की एक अनूठी प्रणाली व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। एक बार क्वेश्चन आया था कि शेरशाह ने व्यापारियों के लिए क्या सुलभ किया, इस तरह के प्रश्न आए थे। जहाँ तक मेरी मेमोरी में याद आ रही है कि शेरशाह ने किन ऑप्शन में दिया हुआ था कि अस्पताल की या ये सब ऑप्शन था, तो उसमें था एक सराय और विश्राम गृह भी। तो ये ऑप्शन उसका करेक्ट होता है, क्योंकि शेरशाह ने जो शासन किया था अपने शासन काल में, वो व्यापारियों के लिए काफ़ी सराय और विश्राम गृह की स्थापना की थी। तो शायद इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखना, ठीक है। सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित होते हैं। तो इब्न बतूता जब यहाँ पर आता है भारतीय उपमहाद्वीप में, और इस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ है, तो वो डाक प्रणाली को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों, देखो आगे, इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेरित करना संभव हुआ। मतलब उधार की एक व्यापारी अगर पैसे नहीं दिए तो फिर उससे पैसे लेने के लिए तो जाने पड़ेंगे, तो उधार प्रेरित करना भी संभव हुआ। बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी, जैसे अभी फ़ोन में हो जाती है ना कि आप कॉल किए कि हाँ ये फ़ोन मतलब माल भेज देना, तो देखो कितनी, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगती है ना, मिनी सेकेंड बोलो, 1 सेकेंड भी नहीं लगती है, और आपको पता चल जाता है कि हाँ उसने माल भेजने को कहा है। तो ये भी कह रहा है कि उतनी दूरी होने के बाद भी, कोई सुविधा नहीं होने के कारण भी, कोई सुविधा नहीं है लेकिन भी कितनी जल्दी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। जैसे डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि यहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। वहीं गुप्तचरों
की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाते थे। तो देखो, ये अपनी यात्रा 40 से 50 दिन की कही थी, ठीक है, और जो डाक गुप्तचरों के द्वारा जो था वो सिर्फ 5 दिन में। तो देखो कितने का अंतर है। अब देखो यहाँ पर 1440 के दशक में लिखा गया कि अब्दुल रजाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक बार केरल में कालीकट, एक बार क्या हुआ था कि केरल में कालीकट जो आधुनिक कोंजीकोंड था, ठीक है, केरल का जो कालीकट आज का क्या है, कोंजीकोंड। देखो यहाँ पर था केरल का कालीकट। केरल आप लोगों को समझाने के लिए मैं केवल मैप बनाती हूँ। यहाँ पर देखो ये है, तो ये है केरल, ठीक है। तो यहाँ का केरल का क्या था, उस समय का कालीकट, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ आया था, वास्को डी गामा जो था कहाँ आया था, कालीकट में ही आया था सबसे पहले, है ना, जमोरिन के पास। तो यही कालीकट है। जो आज का क्या है, कोंजीकोंड। बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिसकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ था। मंडप यानी कि जो आप लोग मंदिर जाते हो, मंडप किसे कहते हैं, जो आप लोग मान लो कि ये मंदिर जाते हो, है ना, तो ये मंदिर जाते हो तो यहाँ प्रांगण होती है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर चप्पल उतारते हो। तो इसी बोला गया है कि 4 मंडपों के साथ था, ठीक है, और पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति की थी, यानी कि जो भारतीय भगवान की ये व्याख्या कर रहा है। मानव आकृति जैसी तथा आदम कद की थी, यानी कि जो मंदिर के आगे आप लोगों ने दिखता एक राक्षसनी जैसी, पता नहीं उसे क्या कहा जाता है, लेकिन बहुत ही मंदिर के जो यहाँ पास रक्षा के लिए जो आदम और हवा शायद रहती है, और मतलब इस आकृति की दक्षिण में ऐसे जो साउथ के मंदिर में जाओगे तो इस तरह की जो मंदिर का जो वर्णन किया है वो पूरा आप तुम्हारे माइंड में दिख जाएंगे कि हाँ, जो मैंने बुक में पढ़ा है वो हमें साउथ के मंदिरों में मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़े अपने पेरेंट्स को बोलो कि थोड़ी भ्रमण किया जाए, ताकि जो किताबी ज्ञान है उसे हम लोग व्यवहारिक में समझ सकें, ठीक है। तो ये आप लोग अगर मौका मिले तो जरूर साउथ के जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों को घूमो। इसकी दोनों आंखें में काले रंग के मानिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि मानो वह देख सकती हैं। इस शिल्प और जो कारीगरी के क्या कहने, यानी कि उसके जो इब्न बतूता है बहुत खुश हुए, मतलब बहुत प्रसन्न हुए कि इस तरह की मूर्ति बनाए गए हैं। और यहाँ पर डाक व्यवस्था की इसने वर्णन किया। तो अब आगे चलते हैं। ये इब्न बतूता करता है। अब बर्नियर क्या कहते हैं, ठीक है। बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। जब इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया था, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों की तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था, विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें वह अवसादकारी पाया।
अब देखो ये एक बुक है बर्नियर की ये बुक है, ये याद रखना, ठीक है। बर्नियर की ये बुक है। क्या बोल रहा है बर्नियर कौन था? चिकित्सक था, ठीक है, इतिहासकार था, ठीक है, और राजनीतिक भी था। और बर्नियर की बुक क्या है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है। यानी कि ये मुगल एम्पायर के समय ये ट्रैवल कर रहा था, जब शाहजहां का बेटा दारा शिकोह का ये चिकित्सा कर रहा था उस समय, ठीक है। तो इसलिए मुगल एम्पायर के बारे में ही लिखा है कि ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो अपने गहन प्रेषण आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को इस प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता है। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसे कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की है उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया। तो चलो ये हो गया। और याद रखना कि क्या पढ़ा आपने? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर किसकी है? बर्नियर की। तो एक और याद रखना, पैलसट, ठीक है, नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। बर्नियर की तरह ही वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था, ठीक है। तो ये इतनी दूर तक आज रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में भूमि स्वामित्व का प्रश्न इससे संबंधित और साथ साथ क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो क्लास 12 के एग्ज़ाम देने जो दोगे वो क्वेश्चन की चर्चा भी करेंगे कि कहाँ से उसके आंसर कहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं बस, और पार्ट 3 लाऊंगी। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज ला रही हूँ झारखंड जीएस की, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी मिलेगी, ताकि उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और मैं आज से जैसे जलप्रपात आप देखना, इस चैनल को विजिट करना, जलप्रपात, गर्म जलकुंड पूरे मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में बैठो ना तो मेरी याद आए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।